आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जी हां श्रोताओं, कोरोना की समस्या का भी समाधान यही है कि आप खुद जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक करें। इस तरह एक जागरूक समाज कोरोना के विरुद्ध ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की मेडिसिन विभाग की कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गीता, अगर हम देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो देश में अब तक 4.5 लाख से भी ज्यादा कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 16,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की अगर हम दर पे नजर डालें तो ये 61% से भी ज्यादा पहुंच गई है और फिलहाल लगभग 2.5 लाख लोगों का इलाज चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में। आप कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी फिलहाल हमारे जो देश में स्थिति है उसमें बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हो रहे हैं। बहुत सारे संक्रमित लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग माइल्ड जो बीमारी उनको कम है और जिनको कोई लक्षण नहीं है, ऐसे एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सो क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट केसेस बहुत ज्यादा हैं, ये 80% लोग हैं जिनको सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं या जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। सिर्फ जो 19 या 20% मरीज हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। इसीलिए जो हम टेस्टिंग इतनी कर रहे हैं उसके कारण जो संख्या मरीजों की है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत हो रही है। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है बीमारी का, तो इस वजह से कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है या जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको बीमारी से वो संक्रमित हैं भी कि नहीं। तो इसलिए बीमारी का फैलना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और जब से अनलॉक हुआ है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब नियम कानून जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो मास्क पहनना है वो जरूरी नहीं है। सो इस कारण जब ये प्रिकॉशन नहीं ली जाती है तो बीमारी का फैलना ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर गीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अनलॉक को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अनलॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमें अनलॉक का पालन करना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी कार्य है तो उसके लिए तो हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी अगर हम बाहर निकलेंगे और जो सावधानी आपने बताई है कि मास्क लगाना या बाकी सावधानियों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद कहीं न कहीं इन मरीजों की संख्या कम नहीं होगी। जैसा कि आपने टेस्टिंग की बात की है कि अब हमारे देश ने 1 करोड़ टेस्टिंग का आंकड़ा पार कर लिया है और 1,04,73,000 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। तो ये जो रैपिड टेस्टिंग है, क्या इसकी वजह से भी बहुत नंबर्स जो हमें ज्यादा समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा भी है?
देखिए, पहले हम सिर्फ RT-PCR से टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम RT-PCR से एक तो टेस्टिंग फ्यू सैंपल्स, कम सैंपल्स किए जा सकते हैं और उसमें सैंपल को स्टोर करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है लैब में, और दिन के कम सैंपल्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है कंटेनमेंट जोन्स में, उससे ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए जा सकते हैं। और इसलिए नेचुरली, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, सिर्फ शायद वो किसी कांटेक्ट आए थे किसी पेशेंट के साथ, तो उनमें एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, तो ज्यादा डिटेक्शन होती है केसेस की। सो मेन इसका यही है कि आप ज्यादा टेस्टिंग करिए, ट्रेस करिए कौन कॉन्टैक्ट्स हैं पेशेंट्स के, और उनको आइसोलेट करिए। इसी से बीमारी की कंटेनमेंट की जा सकती है। और डॉक्टर गीता, कोविड के युग में टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है, और डेथ रेट्स को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के जो एम्स ने जो है विभिन्न राज्यों के साथ डॉक्टर्स के साथ मिलकर टेली, जैसे हम कंसल्टेशन या टेली परामर्श कह सकते हैं, इसे शुरू किया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, आज भी शाम को हुई है। तो ये एक आपको लगता है कि जो कोविड के टाइम पे जो टेली मेडिसिन है या टेली कंसल्टेशन है, इसकी कितनी जरूरत है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? और इनफैक्ट शायद हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो हमारी आपके बीच की बातें श्रोताओं तक पहुंच रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं टेली कंसल्टेशन ही है। जी, देखिए, टेली कंसल्टेशन किसी हद तक तो जरूरी भी है, क्योंकि जितना हम ये बीमारी जो है आमने सामने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहने से होती है, और कौन सा पेशेंट किसके कांटेक्ट में आया है और कौन सा पेशेंट संक्रमित है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं जो किसी और बीमारी के लिए आते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। तो डेफिनेटली ये टेली कंसल्टेशन से ये है कि बीमारी के फैलने में मदद मिलती है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज टेली कंसल्टेशन से नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसी केस में आप पहले पेशेंट का कोविड टेस्ट करा लेते हैं, फिर ही पेशेंट को आप बुलाते हैं एग्जामिन करने के लिए। जी, और डॉक्टर, इस समय WHO के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, जो उसने स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस के हवा में प्रसार के बारे में कुछ नए प्रमाण मिल रहे हैं। और WHO में कोविड-19 की जो तकनीकी प्रमुख हैं, मारिया वान केरखव, उन्होंने कल मीडिया को बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के तरीकों के रूप में जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है और जो एरोसोल ट्रांसमिशन है, इसकी संभावना पर भी चर्चा हुई है। और इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे कि क्या हवा से भी संक्रमण फैल सकता है? देखिए, अभी तक तो ये था कि सिर्फ जब 2 आदमी 1 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं और न किसी को संक्रमण है, तो वो जब खांसी करता है या छींकता है तो ये एक से दूसरे के हवा में जा सकता है। और दूसरा तरीका ये था कि जब कोई खांसता है, जो संक्रमित मरीज है वो खांसता या छींकता है, तो किसी सरफेस ऑब्जेक्ट के डिपेंड करता है, डोर के हैंड अगर उसने वायरस अपनी सिक्रीशंस में निकाला है, जैसे नाक से जो पानी बह रहा है या मुंह से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं, उसके हाथ पे लग गई हैं और वो हाथ किसी दरवाजे के हैंडल पे लग जाता है या किसी सरफेस पे लग जाता है, तो उस सरफेस पे वो डिपेंडिंग ऑन क्या सरफेस का टाइप है, अगर मेटालिक है, वुडन है, उस पे 9 दिन तक रह सकता है। ये सरफेस से सरफेस पे वेरी करता है। अभी तक हमें यही समझ आ रहा था कि ये हवा में ड्रॉपलेट्स के रूप में सस्पेंडेड नहीं रह सकता है, तो इसलिए सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसमिशन से है। लेकिन अभी ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हवा में ड्रॉपलेट्स के रूप में भी कुछ घंटे तक से अबाउट फ्यू आवर्स
सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स तक रह सकता है। ये अब अभी तक डेफिनेट नहीं है, प्रूवन नहीं है, क्योंकि ये वायरस नया है, इसके बारे में नई जानकारी आती रहती है। अभी तक ये डेफिनेट नहीं है। WHO इस पे काम बता रहे हैं, लेकिन अभी ये डेफिनेट नहीं है कि ये ड्रॉपलेट्स के रूप में रह सकता है हवा में। तो सिर्फ इसमें हमें ये आ रहा है कि मे बी ओवरक्राउडेड या पुअरली वेंटिलेटेड, जिनमें कमरों में वेंटिलेशन नहीं है और ओवर क्राउडेड रूम्स में शायद ये अगर कुछ लोग हैं जिनको संक्रमित हैं तो ड्रॉपलेट्स के रूप में हो सकता है। तो हमें ये तो जरूर अवॉइड करना है कि हम ओवर क्राउडेड रूम्स में ना रहें जिनमें बहुत सारे लोग हैं और जिनमें वेंटिलेशन या हवा का साधन, खिड़कियां या दरवाजे वेंटिलेशन ठीक से नहीं है, उसमें रहना अवॉइड करना है। जी, बहुत और महत्वपूर्ण। मास्क के साथ रहना है। जब भी हम बाहर जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मास्क के साथ सबको रहना है। डॉक्टर, अभी मास्क को लेके बहुत सारे लोगों में तरह तरह के कंफ्यूजन रहते हैं। कई तरीके के बाजार में मास्क उपलब्ध हैं और बहुत से लोग तो मास्क लगाने के बाद भी उसे जो है होंठों से नीचे कर लेते हैं या नाक से हटा देते हैं। आप क्या अनुरोध करना चाहेंगी हमारे उन लिसनर्स से जो ऐसा करते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये नाक के सिक्रीशंस और मुंह के सिक्रीशन से ही फैलता है। तो आप नाक से भी नीचे बिल्कुल मास्क को मत करिए। जो जनरल पब्लिक है उसको वो कोई भी मास्क डालें, ट्रिपल लेयर मास्क डालें, कॉटन का मास्क डालें, सिंथेटिक मास्क डालें, लेकिन नाक और मुंह ढका होना चाहिए। सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए N95 मास्क है। तो घर में अंदर अगर आपके घर में कोई संक्रमित नहीं है, आपको घर के अंदर मास्क डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप घर के बाहर जाएं तो आप प्लीज मास्क डाल के ही जाएं, जरूर मास्क डाल के जाएं, क्योंकि ये जब दोनों व्यक्ति जो आमने सामने आते हैं, वो चाहे आपको मालूम नहीं है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, वो संक्रमित है कि नहीं है। अगर दोनों व्यक्तियों ने मास्क डाला है तो कम से कम चांस होता है एक से दूसरे में इन्फेक्शन जाने का, और अगर एक ने डाला है तो उससे ज्यादा चांस होता है, और अगर दोनों ने मास्क नहीं डाला है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप एक से दूसरे में संक्रमण होगा। और जिस तरह की कोविड के बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिलती है, लेकिन कई बार कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन सही रहती हैं, कुछ फॉरवर्डेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अगर हम मास्क ज्यादा लगाएंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हम दोबारा से अंदर लेते हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव होंगे हमारे सेहत के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या क्लैरिफिकेशन हमारे श्रोताओं को देंगी? देखिए, नॉर्मल आप मास्क आप ज्यादा देर तो बाहर जाएं नहीं, जितनी देर बाहर जाते हैं आप मास्क डाल के जाइए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन का है, ये अगर आप दौड़ते हैं मास्क के साथ या साइकिलिंग करते हैं मास्क के साथ, तो कुछ थोड़े टाइम के लिए आप मास्क, आपको शायद घुटन थोड़ी महसूस हो, तो थोड़े टाइम के लिए जब आपके आसपास कोई नहीं है या आप कोशिश करिए साथ साथ किसी के मत चलिए या दौड़िए या साइकिलिंग करिए, तो आप थोड़ी देर के लिए मास्क को परे करके सांस ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है। हम पहले भी जब हम ऑपरेशन थिएटर में जो लोग काम कर रहे थे वो मास्क डाल के काम करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। डॉक्टर गीता, एक सवाल बार बार मन में आता है कि आप लोग मास्क इतने, जैसे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सर्जरी में बहुत सारे कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो लोगों से एक से दूसरे में पहुंचती हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा मास्क का प्रयोग करते आए हैं। अभी क्या है, बहुत सारे लोग ऐसी एक्सक्यूजेस ले लेते हैं कि मास्क लगाने से सफोकेशन हो जाता है। तो क्या अगर हम इसको लगाते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हमें उतनी परेशानी नहीं होगी? अगर हम जरा सा लगाएंगे और थोड़ी सा भी हमें अगर बेचैनी हुई और हम हटा देते हैं, तो क्या प्रैक्टिस से मास्क को लगाया जा सकता है? नहीं, आप मास्क लगाए रखें, इसको जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यही न्यू नॉर्मल जो कह रहे हैं सारे की, मतलब अब जिंदगी हमें ये वायरस ऐसा नहीं है कि चले जाने वाला है। अभी तो एपिडेमिक चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, लेकिन ये
एपिडेमिक कम हो जाएगी, जब मरीज कम हो जाएंगे, तब भी ये वायरस जाने वाला नहीं है। जैसे पहले H1N1 आया था, अभी भी हम H1N1 के केसेस देखते रहते हैं बीच बीच में। इसी तरह ये जो कोरोना वायरस है, इसके मरीज बीच में आते ही रहेंगे। सो हम यही मेरी सलाह होगी कि आप मास्क जब भी बाहर जाएं तो मास्क डाल के जाइए। ये हाइजीनिक भी है और आपकी पर्सनल और दूसरों के प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। और डॉक्टर गीता, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके मन में कोरोना को लेके तमाम सवाल हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम जी। हेलो विक्रम जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा मैडम से 2 क्वेश्चन हैं। जी मैडम, पहला क्वेश्चन ये है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है पेशेंट, वो सेल्फ आइसोलेशन के बाद नेगेटिव हो गया, तब उसे बाहर जाने से पहले मास्क लगाना है और उसे कोरोना दोबारा हो सकता है, और उसे वैक्सीनेशन अगर आए तो वो लगवानी है या वो इम्यून हो जाता है? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उसका रूम है, हम उसको सैनिटाइज कैसे करें? मतलब उसमें हॉट वाटर और डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हैं या हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से ही हमें करना है? देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर जो होम आइसोलेशन में है तो ये बिल्कुल निश्चित है कि वो माइल्ड है या उसको बहुत कम सिम्टम्स है, इसीलिए उसको होम आइसोलेशन किया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं ICMR की, उसके मुताबिक आप उसको 10 दिन के लिए सिर्फ आइसोलेट करना है घर के अंदर। 10 दिन के बाद नेक्स्ट 7 डेज के लिए उसको वो आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जो घर में बाकी लोग हैं वो घर में घूम सकता है, बाकी लोगों के साथ रह सकता है, सिर्फ वो बाहर नहीं जा सकता है। बाहर जाए भी तो मास्क डाल के जाए, और घर में भी जब है तो बाकी लोग भी मास्क डालें और घर में भी वो मास्क डालें। अलग से उसको आइसोलेट करने के कमरे में कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब 10 दिन की आइसोलेशन है घर में, उसके बाद 7 दिन की सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। ये लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं। और बाकी वो रूम को कैसे सैनिटाइज करना है? जी हाँ, वो बाहर जा सकता है, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसका दोबारा टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है कि वो नेगेटिव हो गया कि नहीं, वो ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस रिसर्च की बेसिस पे बनती हैं कि उसके बाद उससे इन्फेक्शन किसी को कोई चांस नहीं है। नंबर 2, आपका सवाल है कि उसके कमरे को, जो उसकी चीजें हैं उनको आप साबुन और पानी से धो दीजिए, और उसके बाद जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है उसमें उससे आप स्प्रे करके सैनिटाइज कर दीजिए। दरवाजे के हैंडल्स जिसको उसने छुआ होगा, जितने उसकी बेडिंग है, उसको आप साबुन और पानी डिटर्जेंट से धो के धूप में सुखा दीजिए। तो अच्छे से सुखा दीजिए, और जितना उसका टॉयलेट है उसको अच्छे से धो के साबुन और पानी से उसको सोडियम क्लोराइड हैंडल्स पे और फ्लश पे स्प्रे कर दीजिए। और डॉक्टर गीता, जैसा कि कि आपने बताया कि पहले 10 दिन और फिर इसके बाद 7 दिन और हो गए, जिसे हम ऑब्जर्वेशन में आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं है। जी, इसके बाद क्या वो अपने ऑफिस या अपनी दिनचर्या को करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से फिट माने जाएंगे? बिल्कुल फिट माने जाएंगे। कोई उनसे किसी को संक्रमण की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि क्या अगर जो कोविड से ठीक होने वाले जो पेशेंट्स हैं, जब अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है तो क्या उनको वैक्सीनेट करने की जरूरत होगी? देखिए, ये सब अब वो कितनी देर के लिए इम्यून रहते हैं, कितनी देर उनको इन्फेक्शन नहीं होती, ये कोई नहीं कह सकता। डेफिनेटली जो रिकवर कर जाते हैं, जिनमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं, वो यही प्लाज्मा थेरेपी का बेसिस है कि वो इम्यून है इन्फेक्शन से, उनमें एंटीबॉडीज आ गई हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज कितनी देर तक रहेंगी, उनमें दोबारा इन्फेक्शन आ सकती है कि नहीं, ये अभी हमें मालूम नहीं है। ये नया वायरस है, इसके बारे में हमारे अभी जानकारी नहीं है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहेगी, री इन्फेक्शन बाद में हो सकती है कि नहीं, और वेदर उन्हें जितनी देर उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं तब तो उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में जब एंटीबॉडीज नहीं रहती हैं ब्लड में, तब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन बेसिकली तो एंटीबॉडीज ही तो इंड्यूस करता है ब्लड में।
जी डॉक्टर। और अब हम रुक करेंगे जालंधर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉल। हेलो पॉल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार जी, मैं जलंधर से पॉल बोल रहा हूँ, पंजाब से। हाँ जी। मैम, मेरा एक सवाल है कि जैसे 60 ईयर की हमारी वाइफ है, उसको हाई बीपी रहता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब ये इंसान के अंदर एक वायरस चला जाता है तो वो अपनी चेन कैसे बनाता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ जाता है, या कैसे होता है इसका? देखिए, जो आपके 60 साल की बालिका है, जो अगर उनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, सिर्फ जो प्रिकॉशंस हैं वो उनके लिए और बाकी पब्लिक के लिए भी सेम है। यही मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हैंड सैनिटाइजेशन करना। जब भी वो बाहर से आए तो घर आके पहली चीज साबुन से हाथ धोएं। कम से कम साबुन और पानी से हाथ 30 सेकंड के लिए 30 से 40 सेकंड धोना है। अच्छे से आगे से पीछे से नाखून को अच्छे से साबुन लगा के धोना है। और अगर साबुन पानी से हाथ धोने के बाद वो हाथों को सैनिटाइज भी कर लें विद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, जिसमें कम से कम 60 to 70% अल्कोहल है, तो वो और भी अच्छा रहेगा। या एक चीज तो कम से कम कर लेनी चाहिए, सैनिटाइजेशन या हाथ धोना फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। जो डायबिटीज और बीपी के मरीज हैं, सिर्फ एडिशनल प्रॉब्लम जो उनमें होती है वो ये है कि जब अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनमें बीमारी फैलती ज्यादा है और जो फेफड़ों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, निमोनिया है, वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे बाकी पब्लिक में हो सकता है वो संक्रमित हो तो वो माइल्ड सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स होंगे, लेकिन जो ब्लड प्रेशर और दिल के रोगी हैं, जो डायबिटीज के रोगी हैं, या जो कैंसर के मरीज हैं, या जिनमें इम्यूनिटी कम है किसी रीजन की वजह से, उनमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो उनमें इसीलिए ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और दूसरा सवाल आपका था? जी, ये कह रहे थे कि कैसे इतनी जल्दी रिप्लिकेट करता है ये वायरस और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है? इस वायरस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो संक्रमण है 1 से 2 व्यक्तियों में फैलता है। वो हर व्यक्ति जिसमें फैला है वो और 2 व्यक्तियों को फैलाता है। तो इसलिए ये संक्रमण ये वायरस का एक से दूसरे में बहुत रैपिडली, जिसको हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, वो बहुत फटाफट होता है। लेकिन और शरीर के अंदर ये सिक्रीशन से जाता है, नाक से, मुंह से, जो सिक्रीशंस हैं, जब भी आपके हाथ से, हम इसलिए कहते हैं कि हाथ से आप मुंह पे आप आंखों को रब करते हैं या नाक पे आपका हाथ ज्यादातर जाता है, इसलिए मास्क डालने से एक से दूसरे में संक्रमण भी रुकता है और आप अपने हाथ से अपने मुंह को छू नहीं सकते हैं। सो उससे भी इन्फेक्शन अगर आपके हाथ पे आई है तो मुंह में नहीं चली जाती है। जी। और डॉक्टर गीता, अब हम पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, बाराबंकी का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं देशराज जी। हेलो देशराज जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, और जैसे कि कोई भी परेशानी है शरीर में, कोलाइटिस बढ़ जाती है दूध या दही खाने से, इसका भी समझाइए आप। देखिए, ऐसा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपना जो खाना है वो अच्छे से खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, फ्रूट्स खाइए, सब तरह के फ्रूट्स खाइए। ये सबसे जरूरी है कि आप होलसम डाइट, आप डाइट जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। आपकी डाइट में ये सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सब सम्मिलित होने चाहिए। तो आप अपने खाने में इंश्योर करिए कि आप दूध भी ले रहे हैं रोज, आप सब्जियां भी ले रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है आप नॉन वेजिटेरियन फूड लीजिए, वेजिटेरियन फूड में भी आप सब्जियां खाइए, दाल लीजिए, फ्रूट्स खाइए, फल, हर तरह का फल खाइए, तो उससे आपकी डाइट पूरी हो जाती है। और आयुर्वेदिक चीजों में रोल आया है अश्वगंधा का,
गिलों का, तो आप ये जो अश्वगंधा है ये आप ले सकते हैं, इसका पाउडर ले सकते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप ये चीजें, इनसे कोई हार्म नहीं है, फायदा ही होगा, तो ये आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर, और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश। अविनाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, और नमस्कार मैडम जी, आप लोगों को नमस्कार जी। मैम जी, मैं अविनाश कुमार दिल्ली जहांगीरपुर बात कर रहे हैं मैम आपसे। मैम जानकारी ये चाहिए मैम, जो भी ग्रामीण एरिया है मैम, जैसे कंजेस्टेड एरिया है, जो भी मतलब वैसे एरिया मैम जिनको लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, तो मैम वो लोग मतलब जो भी कोरोना से संक्रमित लोग पाए जाते हैं मैम, तो उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय, मतलब वो लोग जो डरते हैं मैम, तो उनके लिए उनके भय दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने से ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए। जो हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं प्रिकॉशंस, कि आप मास्क जब भी बाहर जाएं, एक तो आप सोशल गैदरिंग्स तो बिल्कुल नहीं जाने, ज्यादा लोगों का इकट्ठे होना सोशल गैदरिंग में वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और जब भी आप बाहर जाएं, अब ये देखिए कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो कोशिश करिए कि बाहर सामान लेने के लिए या रोज के काम के लिए ना जाएं। रोज के काम के लिए जो घर में यंग लोग हैं वो ही जाएं, और जब भी बाहर जाएं, जो भी बाहर जाए, मास्क जरूर डाल के जाइए। और आप कोशिश करिए सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 1 से 2 मीटर की 2 लोगों में मेंटेन करके रखिए जब बाहर जाएं। और जब जैसे बाहर से घर आएं, आप अपने हाथ सैनिटाइज करिए या हाथ साबुन और पानी से कम 30 सेकंड के लिए धोइए। और जो आप सब्जियां लाते हैं उनको आप फ्रिज में रखने से पहले उनको आप पानी जिसमें मीठा सोडा डाला हुआ है उसमें आप थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए, या उसमें से 10 मिनट के लिए डाल दीजिए, फिर पानी से धो के उन्हें फ्रिज में रख लीजिए। सो इससे आप कोई वायरल इन्फेक्शन है भी तो वो नहीं रहेगी, उस सब्जी पे नहीं रहेगी। जी, और इस तरह का जैसा कि डॉक्टर आपने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको जागरूक रहने की जरूरत है। हमें वो सब करने की जरूरत है जिससे हम इस वायरस से सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल। और डॉक्टर एक चीज और है, जब हम बाजार में जाते हैं तो बहुत तरीके के सैनिटाइजर्स हमें मिलते हैं, और तरह तरह के अगर हम देखें तो हाइपोक्लोराइड है, या अगर हम अल्कोहल बेस्ड की बात करते हैं तो किस तरह का सैनिटाइजर हमें खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए? अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लीजिए जिसमें कम से कम 60 to 70% अल्कोहल है, वो सैनिटाइजर ठीक रहेगा। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से मिलता है, या तरह तरह की चीजें हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज की जो हमारे श्रोता जब भी सैनिटाइजर लेने जाएं तो उसकी जांच कर सकें। बस इंग्रेडिएंट्स में आप देख लीजिए 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर में। जी, और श्रोताओं अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर गीता, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं ये टिप्स देना चाहूंगी कि देखिए, ये जैसे कोई और वायरस है, हम इन्फ्लुएंजा से इतने सालों से इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम होता रहता था, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। सिर्फ इसमें जो 2-3 ऑड फीचर्स ये हैं कि इसका संक्रमण बहुत जल्दी होता है, एक से दूसरे फैलता है। तो आप घबराइए मत, बजाय कि आप प्रिकॉशंस लीजिए इसके कि संक्रमण नहीं हो एक से दूसरे में। जब भी बाहर जाएं आप मास्क डालना कंपल्सरी करिए। ये न्यू नॉर्मल है, ये हमें इसके साथ जीना ही है आगे। और हमें हर वक्त जब हम बाहर जाएं तो मास्क डाल के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग 1 से 2 मीटर की मेंटेन करनी है। और जब भी आप बाहर से घर में आए तो सबसे पहले अपने हाथ धोइए, और जब भी धोते हैं 30 से 40 सेकंड कम से कम धोइए, और या उनको सैनिटाइज करिए। ये आप प्रिकॉशंस जरूर ऑब्जर्व करिए, और बाकी होप करिए कि आप संक्रमित ना हो, और हो भी जाते हैं तो 80% लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन। जी डॉक्टर गीता, बहुत ही पॉजिटिव बात आपने कही, और आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। आप अपनी हिम्मत और हौसला यूं ही बनाए रखिए। साथ ही आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।